चलो भाई, तो पिछले दिन तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, है ना। डायमेंशन फार्मूला निकालना आप लोग सीख गए होंगे निश्चित रूप से, कोई टफ नहीं लगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, क्या, जिसका नाम है क्या, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। ठीक ना? क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। अब देखो कि इसमें लोग बहुत सारा एप्लीकेशन पढ़ाते हैं, ठीक ना, लेकिन हम लोग कुछ मेन मेन एप्लीकेशंस को लेकर के चलेंगे। ठीक है? जैसे देखिए, इसमें पहला है क्या एप्लीकेशन? पहला एप्लीकेशन है क्या कि टू फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, टू फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ अ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, अ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो अगर दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो उसका डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डायमेंशन फार्मूला का यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन में ले सकते हैं। जैसे देखिए क्या कि आप लोग पढ़े हैं क्या, प्रेशर। क्या पढ़े हैं? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बेटा? फोर्स बाय एरिया। अब देखो कि इसमें प्रेशर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, एक फोर्स और एक एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इसमें देखो कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अगर कोई आदमी आपसे पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना होता है, mL/t-2। और अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि एरिया का भी डायमेंशन क्या होता है, तो एरिया में कोई मास नहीं होता है, केवल लेंथ का क्या होता है, दो क्वांटिटी होता है, टाइम भी कोई नहीं होता है ना। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर तुमको कोई आदमी कहे क्या कि बताओ कि प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमको पता है, तो ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा किसका, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, है ना। तो अगर यहाँ प्रेशर के लिए हम P लिख रहे हैं, ठीक ना, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना लिखोगे, mL/t-2, और एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला कितना लिखोगे, L2, है ना। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे, तो जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या कहानी होगी, ये देखिए यहाँ से, ठीक ना। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ आएगा आपका प्रेशर के लिए P, और ये होगा कितना, mL/t-2, और L2 जब ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, L-2। आप ध्यान से देखेंगे तो प्रेशर के लिए ये चीज आ जाएगा कितना, mL-1 और T-2, और यही हो जाएगा किसका, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा पहला एप्लीकेशन। ये बहुत ही आसान एप्लीकेशन है, क्या कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंडेंट है, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका हम लोग डायमेंशन फार्मूला फिजिकल डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं, है ना। सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी रहेगा वो काम करके, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए जो दूसरा एप्लीकेशन है, तो जो दूसरा एप्लीकेशन है वो दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला, टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फिजिकल कांस्टेंट, कि किसी भी फिजिकल कांस्टेंट का ग्रेविट डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन फार्मूला का यूज करते हैं। अब देखो दो तरह का चीज होता है, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, कोई भी जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो ये होता है डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। और भी कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटी का चर्चा हम लोगों ने पिछले दिन किया था, है ना। तो कोई भी न्यूमेरिकल, जैसे इसका अगर एग्जाम्पल कोई पूछे तो नेगेटिव नंबर रहे, पॉजिटिव नंबर रहे, है ना, फ्रैक्शन रहे, इंटीजर रहे, कुछ भी रहे, ठीक ना, ये सब सारे क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैं।
तो इन न्यूमेरिकल कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखो बेटा कि लेकिन जो फिजिकल कांस्टेंट हैं, जो क्या है, फिजिकल कांस्टेंट है, तो फिजिकल कांस्टेंट का जो है वो क्या होता है, डायमेंशन होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, होता है। अब देखो ये कैसे हैं फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट, तो एग्जांपल में तुम नाम सुने हुए होगे किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तुम नाम सुने हुए होगे किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं है, ये कैसा कांस्टेंट है, ये फिजिकल कांस्टेंट। आप सुने होइएगा क्या, आप नाम सुने होइएगा किस चीज का, प्लैंक कांस्टेंट का, केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। तो ये प्लैंक कांस्टेंट का आप नाम सुने होइएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी में आता है ना। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है, तो ये क्या है, फिजिकल कांस्टेंट के एग्जाम्पल्स हैं। अब इन फिजिकल कांस्टेंट का अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि क्या डायमेंशन फॉर्मूला होगा, तो उस डायमेंशन फॉर्मूला को हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की सहायता से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखो 11th क्लास में ये जरूर पढ़े हुए होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि अगर दो बॉडी है, एक का मास मान लेते हैं m1 और एक दूसरा बॉडी है जिसका मास है कितना, m2। अगर इस दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस है r, ठीक ना, तो आप पढ़े होइएगा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, और ये भी पढ़े होइएगा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। इतना चीज आप लोग पढ़े हुए हैं। अब देखो बेटा कि जब इस दोनों को मिला करके लिखोगे तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर लिखोगे कि नहीं। और जब यहाँ प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग हटा के इक्वल में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है g, और हम लोग क्या बोलते हैं, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। और यही है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन, ठीक ना। अब देखिए कि इसमें g के बारे में ये लोग क्या कहता है, कि g के बारे में लोग क्या कहते हैं कि ये g जो है वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैसा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब देखो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका नाम क्यों है सर, तो देखो दुनिया में केवल एकमात्र ऐसा कांस्टेंट है जिसका पूरे यूनिवर्स में कभी वैल्यू बदलता नहीं है। इस g का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना। ये केवल, ये किसी भी स्थिति में बदलना नहीं है। अब अगर आपको कहे कि हमको आप बताइए कि इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो देखो भाई कि जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास वो F इक्वल टू कितना है, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला में जब हम लोग वैल्यू को सेपरेट करना है, g को निकालना है, तो g इक्वल टू, एक बात बताइए, तो F आर स्क्वायर है डिवाइड में तो इधर जाएगा, तो और m1 और m2 है मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब देखिए कि जो g का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इधर एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देख लो, अब देख लो क्या कि जो फोर्स का है डायमेंशन, वो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है भाई, mlt माइनस 2 आर स्क्वायर है। तो r क्या है यहाँ, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होता है। तो अगर लेंथ के डायमेंशन का बात करेंगे बेटा तो कितना स्क्वायर में है, तो L2 आएगा कि नहीं आएगा। और एक मास यहाँ है और एक दूसरा मास भी है m1 m2, तो दोनों का डायमेंशन कितना होगा, m और m। और यही पूरा का पूरा जो सॉल्व करके आएगा वो क्या आएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। अब देखो यहाँ से ये हो गया क्या, g, है ना। अब ये g हो गया, ये m और m, तो एक m से तो तुम एक m को सीधे कैंसिल कर दो। एक m जब ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, m टू द पावर -1, यहाँ 1l और यहाँ 2l, कितना हो जाएगा L3 और t -2। यही हो गया क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। तो हमको क्या था, पहले से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का हमको डायमेंशन फॉर्मूला पता है, और उसी डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं। बेटा अगर कोई आदमी से कहे कि क्या हर एक कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, तो आप क्या जवाब दोगे, नहीं होता है। केवल न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो है वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैसा होता है, डायमेंशन
लेस होता है। अगर आपसे आदमी कोई पूछे कि इज ऑल कांस्टेंट, इज ऑल कांस्टेंट डायमेंशनलेस, तो आप क्या बोलेंगे? क्या सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस हैं? तो आप बोलेंगे क्या? नो। क्या बोलेंगे? नो। क्यों बोलेंगे नो? इसका आंसर में आप नो क्यों बोलेंगे? कि आप जानते हैं कि ओनली जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, जो ओनली न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, ये ओनली न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्या होता है? इज डायमेंशन लेस। केवल न्यूमेरिकल कांस्टेंट ही डायमेंशन लेस होता है। समझ में आ रही है बात? फिजिकल कांस्टेंट का अगर डायमेंशन हमको निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? डायमेंशन एनालिसिस करके निकालेंगे। अब देखो जैसे कि दो चार्ज के बीच के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर क्या पढ़ना है हम लोगों को? दो चार्ज के लिए, तो दो चार्ज के लिए पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट, उसका भी डायमेंशन निकालेंगे, लेकिन उसके लिए पहले उसको पढ़ेंगे तब निकालेंगे 12th में। तो इसीलिए पहले बेसिक में ये सारी चीजें जो है सो आपको जानकारी देना बहुत ही जरूरी था। बातें समझ में आ रही है? अब देखो बेटा कि जो तीसरा एप्लीकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तीसरा एप्लीकेशन जो है आपका वो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है कि टू चेक द फिजिकल रिलेशन और फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन और फॉर्मूला। कि फिजिक्स में जो भी रिलेशन है या जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले सही हैं कि नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है? तो अगर कोई भी फॉर्मूला कहे कि एनी फॉर्मूला इज करेक्ट, अगर कहे कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक ना, करेक्ट है, तो इसको दो तरह से करेक्ट होना पड़ेगा। एक, ये फॉर्मूला होना चाहिए क्या? प्रैक्टिकली ट्रू होना चाहिए। ठीक ना? क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकली ट्रू होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? कि ये डायमेंशनली भी ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायमेंशनली भी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। जब कोई भी फॉर्मूला, कोई भी रिलेशन अगर इस दोनों कंडीशन को फॉलो कर लेता है तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कि ये करेक्ट है, एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है। अगर इस दोनों में से कोई एक भी खराब हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कि ये भाई सही नहीं है। तो इसके लिए जो है, ठीक ना, किसी भी फॉर्मूला को, एनी फॉर्मूला इज सेड टू बी, एनी फॉर्मूला इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट कब कहा जाएगा? डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ each term of formula is same। क्या हो? कि सारे टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। अगर किसी भी फॉर्मूला में सारे टर्म का क्या हो? डायमेंशन सेम हो, तो उस फॉर्मूला को हम लोग क्या कहेंगे? कि ये डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। और अगर सेम नहीं होगा तो डायमेंशनली क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। ठीक है? अब देखो सर ये क्यों किया गया ऐसा, है ना, कि सारे टर्म का? तो पहले जानते हैं कि टर्म क्या होता है ना। तो टर्म में देखो, तुम लोग मैथ्स में पॉलिनोमियल पढ़े हुए होगे, ax² प्लस bx प्लस c करके कुछ रहता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में, इक्वेशन में या फिर इन इक्वेशन में या फिर एक्सप्रेशन में, ठीक ना, जितने भी टर्म प्लस माइनस या इक्वल टू से सेपरेट हुए हैं, जितने भी टर्म प्लस माइनस या इक्वल टू से सेपरेट हुए हैं उसे क्या कहते हैं? टर्म। तो देखिए, तो इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक, अगर आपसे कोई पूछे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। कैसे? तो सर इसी को लिख लेंगे क्या? ax³ प्लस bx² प्लस cx इक्वल टू माइनस d। अब देखो, प्लस माइनस और इक्वल टू से कितने टर्म सेपरेट हैं? 4 टर्म सेपरेट हैं। तो ये होते हैं क्या? नंबर ऑफ टर्म। अब देखो कि ये बात क्यों है,
कि हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्यों सेम होना चाहिए। तो देखो बेटा, फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचर पढ़ते हैं, और नेचर हमको अलाउ करती है चावल में चावल मिलाएंगे, अगर चावल में आटा मिलाएंगे तो ये नेचर के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है। तो इस कहानी को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोला जाता है इसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है क्या, मान लीजिए कि हम क्या किए, 3 हॉर्स लिए, ठीक ना, हॉर्स लिए, प्लस 2 क्या किए, एस लिए, गधा, इक्वल टू अगर हम बोले कि 5 एलिफेंट हो जाएगा, तो ये सही है क्या, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि 3s प्लस 2s इक्वल टू 5 गधा होगा, तो ये सही है कि नहीं है, यही है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक ना, इन एडिशन या फिर किस चीज में, सब्ट्रैक्शन में, हम लोग क्या करते हैं कि आइडेंटिकल चीजों को क्या करते हैं, ऐड कर पाते हैं, ठीक ना। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन आइडेंटिकल क्वांटिटी कैन बी ऑपरेटेड, आइडेंटिकल क्वांटिटी कैन बी ऑपरेटेड। हम लोग कैसे क्वांटिटी को ऑपरेट करते हैं, जो आइडेंटिकल हो, मतलब गधा और गधा था तो 5 गधा बोल दिए, लेकिन अगर डिफरेंट क्वांटिटी था तो हम नया क्वांटिटी नहीं बोले। बात समझ में आ रहा है, यही है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे देखो अलजेब्रा में पढ़ते हैं, मैथ्स में क्या पढ़ते हैं अलजेब्रा में, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5z लिख दें क्या, नहीं लिखें, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x लिखें तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही है बेटा, क्यों, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसा x फिजिकल क्वांटिटी है वैसा ही ये भी x है और वैसा ही यही x है। तो तीनों आइडेंटिकल चीज है, इसीलिए हम इसको क्या कर पा रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो 5y माइनस 3y इक्वल टू 2y लिखेंगे, क्यों कि y हर एक जगह क्या है, सेम है। गधा में से गधा को निकालेंगे तो गधा ही मिलने वाला है, हाथी में हाथी को जोड़ेंगे तो हाथी ही मिलेगा, सिंपल सा बात है। यही क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, केवल आइडेंटिकल चीजों को ही, आइडेंटिकल क्वांटिटी को ही ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जरा सा ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये अलाउड नहीं होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये वैलिड होता है, ठीक ना। एडिशन में और किस चीज में, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये अलाउड है, ठीक ना, इसमें सब्ट्रैक्शन में, ठीक ना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई कहे, ठीक ना, मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई कहे या फिर डिवीजन में अगर ये कोई कहे, ठीक ना, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये अलाउड नहीं होता है। क्योंकि बेटा तुमको याद होगा 3x इंटू 2y इक्वल टू 6xy लिख सकते हैं, और ये x अलग तरह का चीज है, y एक अलग तरह का चीज है, और मल्टीप्लाई करने से xy एक बहुत अलग तरह का चीज मिल रहा है। लेकिन एडिशन में कुछ भी हो जाए, सेम चीज को ऐड करेंगे तभी एक नया चीज मिलेगा। अब बताइए कि अगर मैं एक रिलेशन लिखूं, अगर मैं क्या करूं, एक रिलेशन लिखूं क्या, कि 3x प्लस 2y, नहीं 2y नहीं, 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x। इसका मतलब कि इसका जो तीनों टर्म है 1, 2 और 3, ये तीनों टर्म जो है वो कैसा है, आइडेंटिकल टर्म है। 1, 2, 3 ऑल आर कैसा है, ऑल आर आइडेंटिकल क्वांटिटी। कैसा है, आइडेंटिकल क्वांटिटी है, एक ही जैसा क्वांटिटी है। और आप जानते हैं कि एक जैसा क्वांटिटी का डायमेंशन भी क्या होता है, एक ही जैसा होता है। तो ऑल क्वांटिटीज का जो है, ऑल क्वांटिटीज शुड बी सेम डायमेंशन, ठीक ना, शुड बी क्या होना चाहिए, सेम डायमेंशन होना चाहिए, तभी ये कहानी क्या होगी, सही होगी। क्योंकि बेटा ये तो पहले से ही जानते हैं क्या, कि एक ही तरह के क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। अब देखो कि अगर कोई फॉर्मूला बना दिया, अगर कोई क्या किया, फॉर्मूला बना दिया, और उस फॉर्मूला को प्रैक्टिकली हम लोग सही मान भी रहे हैं। जैसे देखो कि एक फॉर्मूला है क्या, s इक्वल टू
यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला को जानते हैं आप लोग? किस क्लास से जानते हैं? 9th से, कुछ लोग 7th से भी जानते हैं। तो अगर 9th क्लास में हम इससे सवाल बनाते थे तो मेरा सवाल सही सही बनता था कि नहीं बनता था? 11th में भी बनाए तो सही सही बना कि नहीं बना? इसका मतलब प्रैक्टिकली ये क्या है? सही है। लेकिन अब भाई एक नया टेक्निक सीखे हैं कि ये सही है कि नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हम इसको डायमेंशनली भी चेक करेंगे कि नहीं करेंगे। अब अगर ये डायमेंशनली भी करेक्ट हुआ, इसका मतलब ये फॉर्मूला पूर्ण रूप से क्या है? सही है ना? तो किसी भी फॉर्मूला को कंप्लीट सही होने के लिए दोनों चीज जरूरी है। क्या? प्रैक्टिकली भी सही होना चाहिए और डायमेंशनली भी सही होना चाहिए। अब देखो कि ये तो एडिशन है बीच में, एडिशन है बीच में, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को जैसे ही ये फॉलो करेगा तो इसमें चाहे एस हो, चाहे यूटी हो और चाहे हाफ ए टी स्क्वायर हो, इस तीनों का जो है तो शुड कैसा होना चाहिए? सेम डायमेंशन होना चाहिए। एक ही जैसा डायमेंशन होना चाहिए कि नहीं? एक ही जैसा डायमेंशन होना चाहिए अगर ये सही है तो। अब हम लोग एक एक करके चेक करके देखेंगे कि क्या इन सारे का डायमेंशन एक जैसा है कि नहीं है। अगर एक जैसा होगा तो भाई ये सही होगा डायमेंशनली, और अगर एक जैसा नहीं होगा तो ये डायमेंशनली सही नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो देखो चेक करते हैं। क्या है बेटा? एस इक्वल टू है अपने पास क्या? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो इसमें 3 टर्म है। एस, एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ होता है। तो अगर एस का डायमेंशन लिखे तो इसमें मास नाम का कोई चीज, लेंथ नाम का कोई चीज, कितना पावर 1, और टाइम नाम का भी कोई चीज, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन यही होगा। होगा कि नहीं? अब देखो दूसरा टर्म है क्या? यू टी। तो यू के बारे में तुमको पता होगा कि इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकंड में चल रहा है, और टाइम के बारे में भी पता होगा तुमको कि सेकंड में चल रहा है। तो यू के जगह मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड क्या हुआ? बचा क्या? और मीटर क्या है? लेंथ है। तो मीटर लेंथ है, इसका मतलब इसमें भी मास केजी नाम की कोई चीज नहीं है। लेंथ है कितना पावर, और टाइम भी तो कट गया तो कुछ नहीं बचा। देखो अभी तक दोनों का डायमेंशन सेम आया कि नहीं आया। और तीसरा बात है क्या कि 1/2 ए टी स्क्वायर का डायमेंशन देखते हैं। तो भाई 1/2, इस 1/2 को देखो ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, और न्यूमेरिकल कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये एक्सीलरेशन है, इसको क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड। और टाइम का स्क्वायर है तो भाई इसको भी क्या लिखेंगे? सेकंड के स्क्वायर से सेकंड का स्क्वायर। खाली मीटर बचा, मतलब अगर इसके भी डायमेंशन का बात करेंगे तो इसमें मास नहीं है, लेंथ 1 पावर में, और टाइम भी इसमें नहीं है। अब आप देखिए कि इसमें तीनों एस है, चाहे यूटी है, चाहे हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक ना? ऑल टर्म्स के पास जो है, सारे टर्म्स के पास, ऑल टर्म्स हैव सेम डायमेंशन। सारे टर्म के पास क्या है? सेम डायमेंशन है। सारे टर्म के पास क्या है? सेम डायमेंशन है। इसका मतलब क्या हुआ? हेंस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है वो क्या है? इज डायमेंशनली करेक्ट है। कैसा है? इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या है? डायमेंशनली ये करेक्ट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं आ रही है? ये डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है। प्रैक्टिकली करेक्ट तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जरा सा बताओ कि इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये प्रैक्टिकली भी है करेक्ट और डायमेंशनली भी अभी करेक्ट देख लिए। इसका मतलब ये फॉर्मूला पूर्ण रूप से क्या है? करेक्ट है। इसको हम लोग फिजिक्स में ला सकते हैं। लेकिन आप जरा सा देखो, मैं एक फॉर्मूला आपको लिख के देता हूं, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। इसको जरा सा चेक करो, तो इसको जरा सा चेक करो, ये भी करेक्ट आएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली करेक्ट है क्या? ये प्रैक्टिकली करेक्ट है, प्रैक्टिकली करेक्ट, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशनली जब ये करेक्ट है, तो डायमेंशनली करेक्ट है तो ये पूरा रूप से करेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। इसीलिए ये फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं। तो डायमेंशनली करेक्ट है, आप चेक करके देखिए, लेकिन प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है। तो ये हम नहीं लिए, लेकिन ये वाला लिए। बात समझ में आई? अब देखो कि इस कॉन्सेप्ट पर
तुम लोग चाहो तो घर पे चेक कर सकते हो इसका। परे हुए हो बी माइनस यू इक्वल टू ए टी, क्या बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको घर से चेक करके लाना। ये दोनों होमवर्क में है क्या, इसको चेक करना है क्या, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, ये डायमेंशनल करेक्ट है कि नहीं है, ठीक ना। इस चीज़ को क्या करना है आपको होमवर्क में चेक करके लाना है। ये रहा आपका होमवर्क, ठीक ना, घर से इसको चेक करके लाना। अब देखिए इसमें कि इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, नीट दोगे, जेई दोगे, तो इस सब में इससे बहुत आसानी से बनने वाले बहुत बेहतर टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस कैसा होता है जिस पर अभी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखो दे रहा है क्या कि अगर इफ ए इक्वल टू दे दिया बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक ना, क्या दे दिया, ए इक्वल टू बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, where a is acceleration and x is displacement, ठीक है। ये कह रहा है क्या कि इफ a इक्वल टू बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज डिफाइंड, कह रहा है क्या कि ये डिफाइंड है, ठीक ना, डिफाइंड है मतलब सही है, ठीक ना। वेयर ए के बारे में क्या कह रहा है कि ए क्या है, एक्सीलरेशन है, और एक्स के बारे में क्या कह रहा है कि एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको क्या कहेगा, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी सी, ठीक ना। बी सी का डायमेंशन बताइए क्या होगा, बी इंटू सी है। अब देखो कि ये सवाल में ही कह रहा है कि ये क्वेश्चन में ही क्या कह रहा है कि ये रिलेशन डिफाइंड है, मतलब ये रिलेशन सही है। इसका मतलब सीधा सीधा सा होता है, जैसे ही कहा कि ये सही है, इसका मतलब ये डायमेंशनली क्या होगा, सही होगा, डायमेंशनली सही होगा। तो अब देखो कि जो क्वेश्चन में तुमको दिया है एक्सप्रेशन, उसमें वैसा टर्म तुम देखो जिसमें तुमको 100% डायमेंशन उसका क्या हो, पता हो, 100% डायमेंशन क्या हो, पता हो। अब आप देखिए कि इसमें b का निकालना ही है, इसमें c का निकालना ही है, यहाँ एक्सीलरेशन का हमको पता है। अब क्या कह रहा है कि यदि ये रिलेशन a इक्वल टू बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डिफाइंड है, मतलब सही है, इसका मतलब जो डायमेंशन a का होगा वही डायमेंशन बी एक्स एक्स स्क्वायर का भी होना चाहिए, और वही डायमेंशन सी एक्स का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। अब देखो कि पहला रिलेशन लेके बढ़ो, तो पहला रिलेशन क्या कह रहा है भाई कि जो डायमेंशन तुम्हारा a का होगा वही डायमेंशन तुम्हारा क्या होगा, बी एक्स एक्स स्क्वायर का होगा। अब a का डायमेंशन तुमको पता है कितना, m0 l t माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, kg नहीं है इसमें। अब इधर आप आ जाइए कि b का डायमेंशन हमको नहीं पता है, और x तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, और उसका स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो कि एल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो m0 l t माइनस 2 और बाई L2 इधर आएगा तो L2 भी क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। और यही जो आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, b का डायमेंशन। और फाइनली अगर तुम देखोगे तो जो b का डायमेंशन तुम्हारे पास आएगा वो मास अभी भी नहीं है, लेंथ एक था तो एक लेंथ से ये स्क्वायर काट दो, एक बचा, और एक ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1, और t कितना, -2। ये निकल के आ गया किसका, b का डायमेंशन, ये निकल के आ गया किसका डायमेंशन, b का डायमेंशन। अब देखो कि b का मिल गया, हमको क्या निकालना है, c का भी निकालना है। इसका मतलब कि जो a का डायमेंशन होगा वही cx का भी डायमेंशन होना चाहिए। अब देखिए कि a का डायमेंशन आपको पता है कितना, m0 l t माइनस, और आपको c का डायमेंशन नहीं पता है, और x का डायमेंशन आपको पता है कितना, l है ना, क्योंकि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होता है, और लेंथ का डायमेंशन आपको पता है। फिर से l को इधर लाएंगे तो जो c का डायमेंशन आपके पास बचेगा m0 l t माइनस 2, और नीचे कितना आ जाएगा, l। देखो l से l क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा c का डायमेंशन भाई, c का डायमेंशन बचेगा m0, l भी एक था वो भी कट गया, t माइनस 2।
अब देखिए कि बी और सी का अलग अलग मिल गया। हमसे पूछ क्या रहा है, बी सी का डायमेंशन क्या होगा। तो अगर बी सी का डायमेंशन पूछ रहा है तो आप देखिए ध्यान से कि ये रहा बी सी का डायमेंशन, इसको क्या लिखेंगे, बी का डायमेंशन इंटू सी का डायमेंशन, ये तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। अब बी का डायमेंशन कितना आया भाई, एम एल माइनस वन, एम जीरो एल माइनस वन और टी माइनस, और यहाँ पे देखो सी का डायमेंशन कितना आया, सी का डायमेंशन आया कितना, एम जीरो एल जीरो और टी माइनस कितना 2। जब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो देखिए तो यहाँ भी एम जीरो, यहाँ भी एम जीरो, तो एम तो रह गया जीरो ही। पावर को ऐड करते हैं, माइनस वन और जीरो कितना हो जाएगा, एल माइनस वन ही, और टी का माइनस टू और माइनस टू कितना हो जाएगा, टी का माइनस फोर। और यही हो गया कि अब इसी का डायमेंशन, यही हो जाएगा कि आपका फाइनल आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ देते हैं। समझ में आया बात। तो एक क्वेश्चन मैं दूं, आप लोग बनाएंगे, हाँ तो बनाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए कि अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एक्स इक्वल टू एफ माइनस बीटा टी स्क्वायर is defined where x is displacement, f is force and t is time, then find the dimension of अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का अलग अलग आपको क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, आज का ये आखिरी सवाल कर देते हैं, चलिए।